ज़रा ये वीडियो कंपाइलेशन देखिएगा। साइंस की दलील नहीं मानी जाएगी क्योंकि साइंस का ताल्लुक फिजिकल वर्ल्ड से है और गॉड नॉन फिजिकल एंड सुपर नेचुरल एंटिटी। जैसे गॉड को किसी ने नहीं बनाया, वो हमेशा से था, हमेशा से रहेगा, वैसे ही साइक्लिक यूनिवर्स हमेशा से क्यों नहीं हो सकता। एम्पेरिकल एविडेंस वो टूल ही नहीं है जिससे गॉड को डिटेक्ट किया जा सके। हम आपसे पूछेंगे कि फला चीज कैसे वजूद में आ गई, लेकिन आप ये सवाल हमसे नहीं पूछ सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। कई ईमेल्स मुझे आई, मैसेजेस मुझे आए कि इस वीडियो में मैं रिस्पॉन्ड करूं, बट आई वाज सो कॉट अप इन अदर थिंग्स, इसलिए तकरीबन कोई महीना भर ये डिले हो गई। अब इतने ज़्यादा ईमेल्स आई हैं। नॉर्मली जो लोग ईमेल्स करते हैं, मैसेज करते हैं, मैं उनका नाम ज़रूर मेंशन करता हूँ, यही हमारी पॉलिसी है। बट ट्रस्ट मी, द अमाउंट ऑफ पीपल और जितना टाइम गुजर चुका है, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर आपने मुझे ईमेल भेजी है, मैसेज भेजा था, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने सिर्फ तवज्जो दिलाई। बट आई एम सॉरी, आई कैन नॉट मेंशन द नेम नाउ। नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू अनपैक। काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इस वीडियो में। गालिबन अर्पित साहब इनका नाम है। मैं एक एक करके मैं जो रिस्पॉन्ड है वो करूँगा। जो क्रिटिकल चीज़ें हैं, जो बीच में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो दे आर फाइन, देयर ओपिनियंस, बट बिकॉज देयर ओपिनियंस देयर फॉर दे आर नॉट वर्थ रिस्पॉन्डिंग टू। रिटोर्ट का फ़ायदा नहीं है। बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं उनकी पहले क्लिप की तरफ, लेकिन उससे पहले ये मैसेज सुनते जाइए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत माज़रत चाहता हूँ कि आपके वीडियो का फ़्लो टूटा, लेकिन जल्दी से एक बात आपके साथ करनी है कि अगर आप भी सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कोई ऐसा नैरेटिव देखते हैं जो कि एंटी इस्लामिक, प्रो लिबरल, प्रो सेकुलर और हमारी शनाख्त के नज़रिए, पाकिस्तान नज़रिए इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो स्क्रीन पे आपको मेरा ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है। वो क्लिप आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। हम उसको एनालाइज करेंगे और जब उस पर हम रिस्पॉन्ड रिकॉर्ड कराएंगे तो आपको उस वीडियो में आपके नाम के साथ क्रेडिट ज़रूर दिया जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा उन लोगों से जो इस तरह की डिबेट्स को सच और झूठ के फैसले की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है बिकॉज उनका ओपोनेंट भारी पड़ा है, इसलिए उनका वर्ल्ड व्यू सही प्रूव हो गया है। ये बात अर्पित भाई की बिल्कुल ठीक है कि इसको हम नहीं कह सकते कि एक डिबेट से कोई चीज़ सच हो गई या वो गलत साबित हो गई है। पर द वेरी फैक्ट कि उन्होंने भी इस पर वीडियो बनाया है, इसका मतलब है कि ये डिबेट सिर्फ दो इंसानों के दरमियान नहीं थी, अगरचे दैट वाज द मेन इवेंट। लेकिन उसके बाद एक मैसिव डिबेट ट्रिगर हुई है इंटरनेट पे, जिसका मैं भी एक हिस्सा बन चुका हूँ, अर्पित साहब भी हैं और भी बहुत से लोग हैं। देयरफॉर उनकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि सिर्फ उस एक डिबेट के ऊपर बात ना की जाए। लेकिन अब डिबेट तो स्टार्ट हो गई है, तो आगे जितने भी मेरे रिटोर्ट्स होंगे ये भी डिबेट की ही एक शक्ल है। ऑब्वियसली अर्पित साहब अगर इस पे एक डिबेट करना चाहें मेरे साथ इस टॉपिक पे, आई वुड वेलकम दैट। एनीवे, चलते हैं अगले क्लिप की तरफ। डिबेट के शुरुआत में ही मुफ्ती साहब ने डिबेट के नियम कायदों पर बात की और जो नियम कायदे उन्होंने तय किए वही डिबेटेबल है। जैसे कि उन्होंने कहा कि इस डिबेट में साइंस की दलील नहीं मानी जाएगी क्योंकि साइंस का ताल्लुक फिजिकल वर्ल्ड से है और गॉड नॉन फिजिकल एंड सुपर नेचुरल एंटिटी। यहाँ पे मुफ्ती साहब पे इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने शुरू में ही कुछ फाइन ट्यूनिंग ऐसी करना शुरू कर दी डिबेट की कि साइंस को बाहर निकाल दिया। क्यों? बल उन्होंने बता भी दिया। आई थिंक ये बात बड़ी अनकॉन्ट्रोवर्शियल है, इसलिए कि ये मुफ्ती साहब का क्लेम नहीं है, ये साइंस का अपना क्लेम है कि वो जो मादे का जहाँ है, मटीरियल वर्ल्ड है, सिर्फ वहाँ तक महदूद है ना। ऑब्वियसली किसी भी आदमी से जो खुदा को मानने वाला है वो आपको यही बताएगा कि खुदा क्या हो रहा है, जिससे जो कंसेप्शन है वो मटीरियल नहीं है। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी एजुकेटेड वे फ्रॉम मुफ्ती साहब। इंतहाई तालीम याफ्ता तरीका था कि वो डिबेट के टर्म्स एंड कंडीशंस में बता रहे हैं कि फ़लाँ चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, फ़लाँ नहीं कर सकते हैं। और इसका जो रिबटल है वो ऑब्वियसली जावेद अख्तर साहब के पास हक था, बट टू माई अंडरस्टैंडिंग उन्होंने इस चीज़ को रिबट नहीं किया। मे बी बिकॉज ही अंडरस्टूड कि मुफ्ती साहब एक्चुअली गलत नहीं कह रहे थे। कोई इंपेरिकल एविडेंस की डिमांड भी नहीं की जाएगी क्योंकि इंपेरिकल एविडेंस वो टूल ही नहीं है जिससे गॉड को डिटेक्ट किया जा सके। ये दूसरा एतराज़ उठाया अर्पित साहब ने कि मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि जो एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन है उसको भी हम यूज़ नहीं करेंगे, या जो एम्पिरिसिज्म है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। नाउ इवन दो इस बात के कई लेयर्स हैं, एंड आई बिलीव कि एम्पिरिसिज्म को यूज़ किया जा सकता है। एटलीस्ट उसका जो डेरिवेटिव नतीजा होता है उसको सर्टनली यूज़ किया जा सकता है। लेकिन राइट नाउ इन्फॉर्मेशन जो उसको अगर हम सामने रखें तो मुफ्ती साहब इसलिए ठीक कह रहे हैं कि अगर आपकी एम्पिरिज्म से ये मुराद है, जो कि आमतौर पर लोगों की होती है, कि मुझे कोई चीज़ सामने दिखा दो, मुझे कोई चीज़ सामने कर भाई, एम्पिरिसिज्म की जब आप बात करते हैं, यूज़ जब आप करते हैं, तो फिर आप एक फिनोमेना से सर्टेन रिजल्ट्स डिराइव करते हैं। वो एम्पिरिकली चीज़ आपके सामने मौजूद नहीं होती है, और वो इसलिए भी मौजूद नहीं होती है कि या इसलिए भी वो गलत है कि एम्पिरिसिज्म के सामने जो चीज़ खड़ी होती है वो रैशनलिज्म है।
एम्पिरिसिज्म से जो आप नतीजे अखज़ करते हैं वो एम्पिरिसिज्म की बेस पे नहीं होते हैं, एक्चुअली वो रैशनलिज्म की बेस पे होते हैं, इसलिए कि आप उनकी इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं और वो इंटरप्रिटेशन जो है वो रैशनलिज्म की प्रेमिसेस पे हो सकती है, ना कि एम्पिरिसिज्म की। बट दिस इज़ नॉट अ मेजर पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली उन्होंने क्लियर कर दिया कि गॉड को साइंटिफिकली एंड एम्पेरिकली साबित नहीं किया जा सकता, सिर्फ लॉजिकली ही साबित किया जा सकता है। मतलब मुफ्ती जी ने शुरू में ही एम्पेरिकल एविडेंस से पल्ला झाड़ लिया कि देखो भैया, एम्पेरिकल एविडेंस मत मांगना हमसे, हम खाली लॉजिक की ही खिचड़ी पकाएंगे। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि केवल लॉजिक से किसी चीज को साबित करने में क्या दिक्कत है। वेल, दिक्कत है। लॉजिक की एक लिमिटेशन होती है जो कि ह्यूमन नॉलेज पर डिपेंड करती है। नॉलेज जैसे जैसे बढ़ती है, लॉजिक भी बदलने लगता है। वेल, साइंस और एम्पिरिसिज्म वाली बात तो हम एड्रेस कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या लॉजिक को यूज़ किया जा सकता है या नहीं। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे अर्पित साहब ने कहा कि लॉजिक की अपनी एक लिमिटेशन होती है। जो चीज़ उन्होंने नहीं बताई या जो चीज़ वो नहीं समझ पाए, आई से दिस विद रिस्पेक्ट, कि एग्जैक्टली यही लिमिटेशन ऑब्जर्वेशन और साइंस की भी होती है। इनफैक्ट इन तीनों चीज़ों का जो सफ़र है वो इकट्ठा ही होता है। लेट मी मेक अ केस फॉर इट। ऐसा नहीं है कि साइंस किसी लॉजिक पे नहीं चलती। इनफैक्ट जो मॉडर्न साइंस है वो एक बड़ी पर्टिकुलर टाइप ऑफ लॉजिक पे चलती है जिसे कहा जाता है इंडक्शन। ना उस इंडक्शन में क्या होता है कि आपके पास जो एम्पिरिकल इंफॉर्मेशन है, जब वो अपडेट हो जाती है तो आपकी लॉजिक के ऊपर एक इम्पैक्ट आता है, देयरफॉर आपकी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाती है। बड़ी ऑब्वियस एग्जांपल आपने सुनी होगी कि अगर आप ये कहें कि बतखें सारी सफ़ेद होती हैं, तो वो आपकी एक एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन है कि सारी सफ़ेद होती हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन चेंज होगी कि आपने एक काले रंग की या किसी और रंग की आपने बतख देख ली है, एंड दैट वुड बी द डे जब इंडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि आपने एक छोटी सी एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन पे जनरल नतीजा अखज़ किया हुआ था, उस पर एक इम्पैक्ट आएगा, देयरफॉर आपकी साइंस चेंज आ जाएगी, वो हो जाएगी। सो व्हाट वी आर इफेक्टिवली सेइंग कि जिस लॉजिक के ऊपर आप बता रहे हैं कि एक लिमिटेशन है, well, वो लिमिटेशन एग्जैक्टली वही है जो साइंस पे है, जो एम्पिरिसिज्म पे है। इनफैक्ट मॉडर्न साइंस इन तीनों चीज़ों के साथ ही चलती है सो फार एज द इंडक्शन इज कंसर्न्ड। लेकिन इसके साथ साथ लॉजिक की और कई किस्में हैं। एबडक्शन है मिसाल के तौर पे, श्योर उस पर भी लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हैं, एटलीस्ट थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ, लिमिट अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग। और अबाउट डिडक्शन, वो तो बहुत वास्ट होती है, इसलिए कि आप उसमें से स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन से जनरल नतीजे नहीं निकालते, बल्कि वास्ट अमाउंट ऑफ ऑब्जर्व्ड इंफॉर्मेशन से बड़े ही पर्टिकुलर नतीजे निकालते हैं। सो टेकिंग दैट इनटू अकाउंट, मुफ्ती साहब इज एब्सोल्युटली राइट सर। अर्पित साहब शायद बात को ठीक तरह से समझ नहीं सके, बट लेट्स मूव ऑन। यानी लॉजिकली आपका मॉडल कितना ही कंसिस्टेंट हो और इररिफ्यूटेबल हो, बट स्टिल जब तक हम फिजिकली उसे वेरीफाई ना कर लें, उसे रियलिटी नहीं माना जा सकता। ये एक बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट दी है अर्पित साहब ने कि जब तक हम उसे मटीरियली फिजिकली वेरीफाई ना कर सकें, एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। वो प्रॉब्लम ये है कि ये टेस्ट आप किसी मटेरियल चीज़ पे तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ है ही इमटेरियल उस पर वो टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये एक लैपटॉप है, वेल श्योर, टेक अ लुक, ये एक लैपटॉप है, फिजिकली आप इसे एग्जामिन कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ मेरा लैपटॉप कमरे में पड़ा हुआ है, अगेन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जाएं आप ज़रूर, आप उसको एग्जामिन करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूँ ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, तो मैं आपको ग्रेविटी की कौन सी मटेरियल प्रॉपर्टी दिखाऊंगा? आई कैन नॉट। अगर मैं आपसे कहता हूँ अकल एग्जिस्ट करती है, सोच एग्जिस्ट करती है, मैं उसको कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाऊंगा? एंड दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक यू टू गो बैक, जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि सर्टन नतीजे ऐसे होते हैं जिससे आप चीज़ें इन्फर करते हैं। सो व्हाट वी आर सेइंग एसेंशियली इज़ कि अगर हम ये देखते हैं कि एक बड़े मैस की चीज़ छोटे मैस की चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है, इट हैज़ टू हैव ए रीज़न, और वो रीज़न है ग्रेविटी। नॉट कि मैं उसे कहूँ कि मैं आपको फिजिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये ग्रेविटी है। यानी कि इस तरह के जो नताइज हैं, इस तरह के जो फिनोमेना है, वो जब हमारे सामने आता है तो हम उसकी बगैर किसी मटीरियलिस्टिक एग्जामिनेशन के हम फिर भी इन्फर कर सकते हैं कि दैट मस्ट बी द कॉज, सो दैट कॉज इटसेल्फ कैन बी इमटीरियल। और फिर यह भी समझ से बाहर है कि मुफ्ती जी ने गॉड को नॉन फिजिकल सुपर नेचुरल किस बेस पर डिक्लेयर कर दिया। किसी भी चीज की प्रॉपर्टी के बारे में कोई चीज डिक्लेयर करने से पहले कोई इंफॉर्मेशन तो हमारे पास होनी चाहिए। विदाउट इंफॉर्मेशन आपने किसी चीज की प्रॉपर्टी डिसाइड कैसे कर ली? एक्चुअली अगर आप गौर से सुने मुफ्ती साहब को, तो उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं की है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड नॉट डू। लेकिन ये कहना कि किसी चीज़ की प्रॉपर्टी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं एंड सो फॉर्थ, वेल दिस यू सी,
खुदा के बारे में कहना कि वो नॉन फिजिकल है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की जा रही हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं है इसलिए कि वो नॉन फिजिकल है। बट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई सस्पेक्ट ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा लॉजिकली स्पीकिंग कि खुदा एक इममटीरियल है या वो मटीरियल जहाँ के अंदर नहीं है। वेल सदियों से ये चीज़ क्लियर है फ़लसफ़े के जहाँ में, एंड कई दफ़ा मैंने अपने लेक्चर्स वगैरह में बात कही भी है और वीडियो रिस्पॉन्सेज में कही है, तो मैं जल्दी से यहाँ भी अपनी उन बातों को रिपीट कर दूँ कि लोग, हर वो चीज़ जिसकी एक फ़िज़िकल फॉर्म होती है उसके अंदर पोटेंशियल होती है कि वो कुछ और बन जाए। जिस खुदा की हम बात कर रहे हैं, अगर उसकी कोई फ़िज़िकल फॉर्म हो तो इसका मतलब ये है कि उस खुदा ने अभी एक एक्चुअलिटी अटेन नहीं की, बल्कि अभी वो पोटेंशियलिटी की स्टेज में है कि वो कुछ और भी बन सकता है। जब मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ फ़िज़िकल फॉर्म में हो सकती है तो वो पोटेंशियली कुछ और बन सकती है, तो जैसे मिसाल के तौर पे लकड़ी का मेज़ बन सकता है, लोहे की गाड़ी बन सकती है, पत्थर का मेज़ बन सकता है। यू गेट द आइडिया। तो अगर खुदा भी कोई और चीज़ बन सकता है तो इसका मतलब ये है कि फिर वो खुदा नहीं है कि जो इतना इल्म रखता है कि इस यूनिवर्स को बना सकता है, इतना इल्म रखता है कि, और इतनी ताकत रखता है कि उस इल्म को रियलिटी में रेंडर कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वो खुदा किसी भी मटीरियल फॉर्म के अंदर नहीं होगा, बल्कि वो इममटीरियल होगा, इसलिए कि दैट इज़ द कंप्लीट एक्ट बाय लॉजिकल नेसेसिटी। वो किसी मटीरियल फॉर्म का हिस्सा नहीं होगा। आई थिंक आरपित साहब इस आर्गूमेंट से शायद वाकिफ़ ना हो, अदरवाइज़ वो जितने आर्टिकुलेट हैं, जितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, आई एम श्योर वो इसको ज़रूर अपने आर्गूमेंट्स में डिफरेंटली ट्रीट करते। बट दैट्स फाइन, नॉट एवरीवन इज़ एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग, बट आई होप नाउ ही नोज़। आगे बढ़ते हैं। कोई नॉन फिजिकल चीज किसी फिजिकल चीज को कैसे अफेक्ट कर सकती, और अगर कर सकती है तो फिर वो चीज नॉन फिजिकल नहीं रहेगी, क्योंकि नॉन फिजिकल होने का बेसिस ही ये है कि उसका किसी फिजिकल चीज से कोई इंटरेक्शन नहीं हो सकता। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाई जाती है आमतौर पे कि कोई नॉन फिजिकल चीज़ है उसका कोई इम्पैक्ट फिजिकल चीज़ पे नहीं हो सकता। एक्चुअली हर रोज़ होता है। आई मीन फॉर एग्जांपल आरपी साहब ने ये वीडियो बनाई, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फिजिकल मैकेनिक्स उसमें एंगेज हुए। मिसाल के तौर पे उनका कैमरे को ऑन करना, मिसाल के तौर पे उनका स्क्रिप्ट लिखना, मिसाल के तौर पे बाद में एडिट करना या किसी और से करवाना। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट हुई एक सोच से कि मुझे इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। वो जो सोच है उसकी कोई मटीरियल प्रॉपर्टी नहीं थी, और उसके बाद पूरी वीडियो बन गई। तो यू सी, जब हम ये कहते हैं कि इममटीरियल चीज़ कभी मटीरियल चीज़ पे इम्पैक्ट नहीं कर सकती, ये एवरीडे ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो एम्पिरिसिज्म है बजाते खुद, ये उसके ख़िलाफ़ है। आप जब देखते हैं एक आदमी गुस्से में कुछ चीज़ें पटक रहा है, तो आप उसके गुस्से को नहीं देख रहे होते हैं, बल्कि आप उस एक्ट से इन्फर कर रहे होते हैं कि इसको जो चीज़ इम्पैक्ट कर रही है वो एक नॉन फिजिकल चीज़ है, जैसे कि गुस्सा। और उसके बाद सारे आप इमोशंस डाल लें, मोहब्बत भी हो सकती है और चीज़ें भी हो सकती हैं। सो एवरी डे सर, इनफैक्ट मैंने एक और वीडियो में मैं अर्ज़ किया था कि जो प्लेसिबो इफ़ेक्ट है, जहाँ पे मरीज़ हैं उनको आप कोई ऐसी चीज़ दे दें जो उनके लिए, आई डोंट नो, पानी का इंजेक्शन लगा दें, दे स्टार्ट टू फील बेटर। इसके ऊपर रिसर्चेस मौजूद हैं कि कैंसर के मरीज़ वो खुद को बेहतर फील करते हैं प्योरली बिकॉज दे आर लेड टू बिलीव कि कैंसर उनका बेहतर हो रहा है, एंड दे डू हैव। एंड वो लोग जो खुदा में यकीन रखते हैं उनके रिकवरी रेट्स आमतौर पर बेहतर होते हैं इन कंपैरिजन विद एथियस्ट्स। तो ये सारी जितनी ये चीज़ें हैं, बिलीफ हैं, उनका समझा जाना है, या किसी ने समझ लिया है कि मुझे किसी अच्छी चीज़ का टीका लग गया है, वो कैसे उनके फिजिकल जिस्म के ऊपर उसका असर हो रहा है। हाउ? वेल मे बी वी डोंट नो हाउ साइंटिफिकली स्पीकिंग, लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि असर होता है। तो ये कहना कि किसी इममटीरियल चीज़ का मटीरियल चीज़ पे असर नहीं होता, ये प्रेमिस ही सारी गलत है। देयरफॉर इससे जो आप नतीजा निकालेंगे ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन इफेक्ट के मुताबिक वो भी गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। मुफ्ती जी ने यहाँ जो दलील दी है वो एक लॉजिकल फैलसी है, जिसे कहा जाता है स्पेशल प्लीडिंग। मतलब अपने केस के लिए कुछ स्पेशल रूल की डिमांड करना कि आप हमारे क्लेम को साइंस की कसौटी पर नहीं कर सकते, आप कोई एम्पेरिकल एविडेंस की डिमांड नहीं कर सकते। हम आपसे पूछेंगे कि फला चीज कैसे वजूद में आ गई, लेकिन आप ये सवाल हमसे नहीं पूछ सकते। नो सर, ये स्पेशल प्लीडिंग फैलेसी नहीं होती है। स्पेशल प्लीडिंग फैलेसी ये होती है कि जहाँ पे आप यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हर चीज़ पे अप्लाई करें, लेकिन अपने आर्गूमेंट के लिए, अपने पॉइंट के लिए एक्सेप्शन क्लेम करें। ना अनलेस के मुफ्ती साहब ये कहें कि हर चीज़ को हम साइंटिफिकली साबित कर सकते हैं, हर चीज़ को हम एम्पिरिकली साबित कर सकते हैं, लेकिन खुदा के हवाले से हम ये बात नहीं करेंगे, वो दैट वुड बी स्पेशल प्लीडिंग। लेकिन उनका तो ये केस ही नहीं है। उनका तो केस ये है कि साइंस की अपनी एक पर्टिकुलर डोमेन है, मटीरियल। सेम लिमिटेशन अप्लाइज टू एम्पिरिसिज्म।
तो वो तो कहते ही नहीं है कि हर चीज़ को इसे साबित किया जा सकता है। कॉज एंड इफेक्ट की चेन हर चीज पर लागू होगी, पर हमारे केस में लागू नहीं होगी, क्योंकि हमारा केस स्पेशल है। और जो दूसरा हिस्सा इस बात का कि कॉज और इफेक्ट की चेन हर चीज़ पे लागू होगी, हम पे नहीं होगी, एक्चुअली ये तो हमारा आर्गूमेंट है कि विदाउट कॉज एंड इफेक्ट आप कैसे समझ सकते हैं कि जो चीज़ें हैं ये जो ये वजूद में कैसे आई हैं। और हमारा ये दावा है कि खुदा है, आपका दावा है कि एक्सीडेंट्स हैं, हमारा ये दावा है कि क्रिएटर है, आपका है कि चांस, वो दैट मेक्स अस थीइस्ट्स एंड मेक यू चांसिस्ट्स। पर वन वे और द अदर कॉज एंड इफेक्ट को तो हम निकालते ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि वो जो सुप्रीम कॉज है वो अनकॉज्ड है। वी कैन प्रूव दैट थ्रू फिलोसफी, थ्रू लॉजिकल नेसेसिटीज, राइट, थ्रू कॉमन सेंस। आप समझते हैं कि ऐसा नहीं है, देन आप बताएं कैसे ऐसा नहीं है। हम कभी भी आपसे नहीं कहेंगे कि आप चेन और जो ये चेन है कॉज एंड इफेक्ट की, ये आप हम पे अप्लाई ना करें। हम आपको बताते हैं कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इफ़ यू थिंक इट इजंट, हेल्प अस अंडरस्टैंड। कई सदियां गुजर चुकी हैं, आज तक ऐसा हुआ नहीं है, मस्ट बी अ रीजन। खैर, आगे बढ़ते हैं। यहां मुझे कार्ल सेगन का ड्रैगन इन द गैराज याद आ जाता है। मान लीजिए मेरा कोई दोस्त ये क्लेम करता है कि उसके गैराज में एक आग उगलने वाला इनविजिबल ड्रैगन रहता है। मैं उससे कहता हूं कि हम इसके वजूद को कैसे टेस्ट करें। मैं उसे गैराज में थर्मल कैमरे लगाने की सलाह देता हूं ताकि उसकी बॉडी हीट और मुंह से निकलने वाली आग को हम डिटेक्ट कर सकें। तो वो कहता है कि उसकी बॉडी और उसके मुंह से निकलने वाली आग में गर्मी नहीं होती। तो मैं कहता हूं कि हम फ्लोर पर आटा फैला देते हैं ताकि उसके पैरों के निशान बन जाएं। तो वो कहता है कि वो जमीन पर पैर ही नहीं रखता, वो तो हवा में तैरता है। मैं कहता हूं कि हम पेंट स्प्रे करके देखते हैं ताकि वो उसकी बॉडी से चिपक जाए। तो वो कहता है कि उसकी बॉडी से पेंट तो क्या, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं चिपकता। मतलब ड्रैगन के वजूद को टेस्ट करने का मैं जो कोई भी तरीका बताऊं, वो हर तरीके को रिजेक्ट करता चला जाए, कुछ ना कुछ रीजन देकर, लेकिन फिर भी इस बात पर अड़ा रहे कि ड्रैगन है, और उल्टा मुझे कहे कि मैं डिस्प्रूव करके दिखाऊं कि ड्रैगन नहीं। आर्ग्यूबली ये हिस्सा सबसे ज़्यादा मज़े का था, क्योंकि इसके अंदर सर्टन प्रेमिसेस लोड की गई और उसके बाद फिर एक नतीजा निकालने की कोशिश की गई। मिसाल के तौर पे पहले तो ये रिड्यूस किया गया कि जैसे ड्रैगन की एक फ़िज़िकल बॉडी होती है, ऐसे खुदा की कोई फ़िज़िकल बॉडी होगी। तो चूँकि ड्रैगन के हवाले से हमारी तरह का बहाना कर रहे हैं कि उसका जिस्म भी नहीं है, उसकी वो जो हीट है वो फायर की डिटेक्ट नहीं कर सकते एंड सो फोर्थ। बाकी जितने उन्होंने एग्जांपल्स दी, तो फिर दूसरा बंदा कैसे साबित करेगा कि ये ड्रैगन नहीं है, राइट, या ड्रैगन है, वन वे और दी अदर, जो उसका दावा है। पर द प्रॉब्लम इज़ कि ये एग्जांपल बिल्कुल ठीक बैठेगी, फिट बैठेगी सारी की सारी फिजिकल बीइंग्स के लिए। लेकिन इसी गैराज को अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और मैं अर्पित भाई से कहता हूँ कि सर आइए मेरे साथ, मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखा रहा हूँ। उस गैराज के अंदर मैं एक बॉल फेंकता हूँ जो कि ऐसे ट्रैवल करती है थोड़ी देर हवा में और फिर डिप करके नीचे गिर जाती है। तो मैं कहता हूँ जो नीचे गिरी है ना, इसकी वजह ग्रेविटी है। वो कहते हैं कि ग्रेविटी मुझे दिखाओ तो सही। मैं थोड़ा स्प्रे करता हूँ, देखता हूँ ग्रेविटी के ऊपर चिपकता है या नहीं चिपकता। मैं नीचे आटा फेंक देता हूँ, देखते हैं ग्रेविटी के पाँव लगते हैं। तो मैं कहूँगा नो सर, इट डजंट वर्क लाइक दिस, क्योंकि आप एक नॉन फिजिकल चीज़ के ऊपर वो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं जो फिजिकल चीज़ों के ऊपर अप्लाई किया जाता है। मैं आपको ये जो फिनोमेना है ये बता रहा हूँ कि जो फ्लोर है इसका मैस बड़ा है, जो बॉल है उसका मैस छोटा है, देयरफॉर बड़ा मैस छोटे मैस को अट्रैक्ट कर रहा है और वो नीचे गिर रहा है। यू लुक अराउंड, आप यही देखेंगे कि बड़े मैस वाली चीज़ छोटे मैस वाली को अट्रैक्ट करती है। फॉर दैट इज़ हाउ वी नो कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। एट द सेम टाइम एक एग्जांपल मैंने एक और दी थी कि एक आदमी है, वो गुस्से में चीज़ें फेंक रहा है। लेट अस से कि वो गैराज में है और गैराज का वो तहस नहस कर रहा है। ऐसे अल्फाज में इस्तेमाल करता तो नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक इंडिया में इस्तेमाल होता है। वाट लगा रहा है, आई एम वेरी सॉरी इफ हैज़ कुछ बुरा मीनिंग है इसका। तो एनीवे वो गैराज के साथ ये कर रहा है, उसको बिल्कुल तहोवाला कर रहा है। और मैं आपसे कहता हूँ कि देखो ये आदमी गुस्से में है, और आप कहें कि व्हाट, मैं उसके गुस्से के ऊपर स्प्रे फेंकना चाहता हूँ, मैं कोई हीट डिटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं आटा फेंकना चाहता हूँ। तो मैं आपसे कहूँगा कि सर वो जो काम कर रहा है ना, उससे पता चलता है कि ये गुस्से में, मैं उसका गुस्सा नहीं दिखा सकता। तो हम जब खुदा की बात करते हैं तो हम आपको दुनिया दिखाते हैं, आपका जिस्म दिखाते हैं, आपके जिस्म का आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दिखाते हैं, जो इतना प्रिसाइज है कि खुद इवॉल्व नहीं हो सकता। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म बाय विच यू कैन प्रूव कि ये खुद ब खुद इवॉल्व हुआ है। ये तो सिर्फ आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। आप कायनात की पूरी इसकी इंट्रिकसीज देखें, इसके लॉज देखें। वन लॉ गिव्स राइज टू अनदर एंड दैट गिव्स टू अनदर एंड दैट गिव्स टू अनदर। मेरी पूरी सीरीज पे चल रही है साइंस वर्सेस एथीइज्म। उसको अगर आप देखें कि उसमें कितने हवाले दिए गए हैं कि ये सारे का सारा एक्सीडेंट नहीं हो सकता, एंड फ्रॉम देयर वी कंक्लूड दैट देयर हैज़ टू बी ए क्रिएटर। तो वो सर गैराज के अंदर डायनासोर ड्रैगन, गाय, बिल्ली, या श्योर, great examples but only for physical beings. नॉन फिजिकल बीइंग्स का टेस्ट आप फिजिकल बीइंग्स पे
नहीं अप्लाई कर सकते। लेट्स मूव ऑन, शैल वी। गॉड की एग्जिस्टेंस पर जब बात आती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ पर भी बहुत बात होती है कि आखिर गॉड को साबित या खारिज करने की जिम्मेदारी किसके कंधे है। थीस्ट कहते हैं कि ये जिम्मेदारी दोनों पर है, जो गॉड के होने का दावा कर रहा है उस पर भी और जो ना होने का दावा कर रहा है उस पर भी। डिबेट में मुफ्ती जी ने भी जावेद साहब को कहा कि ये जिम्मेदारी आपके ऊपर भी उतनी ही है जितनी कि हमारे ऊपर है। उनका कहना था कि निगेटिव क्लेम्स में भी बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, बट यहाँ एक प्रॉब्लम है। हाँ, ये सही है कि निगेटिव क्लेम्स में भी बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, बट तब जबकि वो नोन चीजों के लिए किया जाए, जैसे कमरे में कोई इंसान नहीं या टोकरी में कोई सेब नहीं। ये सभी क्लेम्स निगेटिव हैं बट बर्डन ऑफ प्रूफ होल्ड करते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि इंसान एग्जिस्ट करते हैं, सेब एग्जिस्ट करता है। पर अगर ये क्लेम किसी ऐसी चीज के बारे में किया जाए जो कि नोन ही नहीं है, जिसकी एग्जिस्टेंस के बारे में हमारे पास अभी तक कोई पुख्ता इंफॉर्मेशन ही नहीं है, जैसे कि गैराज में कोई आग उगलने वाला इनविजिबल ड्रैगन नहीं है, ये क्लेम निगेटिव है, बट इस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है जिसने गैराज में ड्रैगन होने का दावा किया था। अगरचे इसको अब ज़्यादा एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जो पिछला मेरा रिस्पॉन्स था उसके अंदर ये बात कवर हो गई थी, बट स्टिल जस्ट टू कंसोलिडेट दैट पॉइंट के नेगेटिव चीज़ के ऊपर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है एंड सो फॉर, देखें पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, और जो अर्पित भाई है, माफ़ी चाहता हूँ, जो उनको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जब आप ये कहते हैं ना कि नाउन चीज़ है, तो नाउन चीज़ का मतलब ये नहीं होता कि वो मटीरियल चीज़ है या हमेशा वो फिज़िकल उसका एक जिस्म होगा। मैंने कितनी एग्जांपल्स दी हैं, गुस्सा है, मोहब्बत है, ग्रेविटी है, और तरह के इमोशंस हैं, इंसान की सोच है, हमारा कॉन्शियसनेस है, दे डोंट हैव एनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बट इट डजंट मीन दैट दे डोंट एग्जिस्ट। जो टेस्ट है वो एक और चीज़ होती है कि आप उस पर अप्लाई करते हैं किस पे। वो जो आदमी कहता है कि देखो भाई ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, सो भैया इसके मैं कोई वेग बात करूँ, लेट मी एक्चुअली टेक यू बैक टू दी गराज एग्जाम्पल कि एक आध जैसे बॉल मैंने फेंका है और वो नीचे गिरा है और मैं बता रहा हूँ वो ग्रेविटी है, तो आदमी कहता है कि भाई कुछ भी हो ग्रेविटी नहीं है। देयर कुड बी अनदर पर्सन स्टैंडिंग, कोई और आदमी वहाँ पे खड़ा है, वो कहता है कि भाई आई डोंट नो ये ऐसा क्यों है। मैं किससे एविडेंस मांगूंगा? मैंने तो साबित करना ही करना है, लेकिन उन दोनों में से मैं किसी एक से एविडेंस मांग सकता हूँ। जो ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता ऐसे कैसे है, बात खत्म, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं उससे कोई भी एविडेंस नहीं मांगूंगा। लेकिन जो इंसान ये कहता है कि जो भी है ये ग्रेविटी नहीं है, उसे मैं कहूँगा फिर आप भी साबित कर दें ग्रेविटी नहीं है। तो जो आदमी खुदा के बारे में कह रही, जावेद अख्तर साहब से कहा भी उन्होंने डिबेट में कि अगर आप ये कहें कि भाई हमें नहीं पता ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, तो हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप एक नॉलेज क्लेम करेंगे कि खुदा नहीं है, तो फिर आपने भी साबित करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उस आदमी ने साबित करना है जो कहेगा कि ये ग्रेविटी नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, ग्रेविटी नहीं हो सकती। देन ऑब्वियसली बर्डन ऑफ प्रूफ विल फॉल ऑन बोथ हु मेक द नॉलेज क्लेम। इस पूरी डिबेट में मुफ्ती जी की एक आर्गुमेंट पर बड़ी चर्चा हो रही है। जावेद साहब भी इस आर्गुमेंट को ठीक से समझ नहीं पाए, और वो है आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी। अब सुनने में बड़ी भारी भरकम सी आर्गुमेंट लगती है, जबकि असल में ये वही घिसी पिटी पुरानी आर्गुमेंट है जो कि ये कहती है कि कायनात बिना किसी कॉज के वजूद में कैसे आ गई, कोई तो कॉज होना चाहिए। नो सर, ये कंटिंजेंसी आर्गुमेंट नहीं होता। आई थिंक आप जो कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है उसको कंफ्यूज कर रहे हैं कंटिंजेंसी आर्गुमेंट से, बट अगेन आई एम नॉट गोना डिवेल टू मच ऑन दिस, इसलिए कि आगे जो आपने क्लिप है उसमें आपने बेहतर इंटरप्रिटेशन की है कंटिंजेंसी आर्गुमेंट की। लेकिन मैं एक पॉइंट कहूँगा कि ये वही घिसी पटी चीज़ है। देखें, किसी चीज़ के ऊपर इस तरह से लेबल लगा देना ये कोई एजुकेटेड तरीका नहीं होता। इफ़ यू हैव द रिस्पॉन्स, बाय ऑल मीन्स गिव द रिस्पॉन्स। अगर कोई चीज़ हज़ारों साल से मौजूद है, सैकड़ों साल से मौजूद है, दहाइयों से मौजूद है, तो उसका पुराना होना बजाते खुद उस चीज़ के गलत होने का सबूत नहीं होता। बट लेट्स गेट टू दी बेटर अकाउंट, जहाँ पे आपने एक्सप्लेन किया है कि कंटिंजेंसी आर्गुमेंट क्या है। आर्ग्यूमेंट सुनने में अच्छी लगती है, पर इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कंडीशन तभी लागू हो सकती है जब कॉज एंड इफेक्ट की सीरीज लीनियर, यानी ये सारे कॉज एक सीधी लाइन में। पर क्या ऐसा होना जरूरी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? ये सीरीज एक सर्कल में हो सकती है, यानी कॉज ए बी को इफेक्ट करता है, बी सी को, सी डी को, एंड सो ऑन, एंड लास्ट में जेड जाकर वापस से ए को इफेक्ट कर देता है, यानी ये चेन दोबारा से स्टार्ट हो जाती है और चलती रहती है। अब यहाँ पे आपने ऑल्दो बेहतर तरीके से डिफाइन किया है, कदरे बेहतर तरीके से, कि कंटिंजेंसी आर्गुमेंट क्या है, बट देयर आर सम अदर प्रॉब्लम्स कि आप कह रहे हैं कि ये लीनियर हो। भाई कंटिंजेंसी आर्गुमेंट में तो कभी भी लीनियर को तक रिड्यूस ही नहीं किया गया। हम तो ये कहते हैं कि सिमुल्टेनियसली एक ही वक्त में एक चीज़ के कई कॉज हो सकते हैं। सो मिसाल के तौर पर राइट नाउ आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं जो एक दूसरे पे कंटिंजेंट हैं। सो एक ही वक्त में आपके पास मोबाइल फ़ोन भी है, वाईफाई भी है, आपके पास
टाइम भी है, आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कुर्सी ने आपको सपोर्ट किया हुआ है, कुर्सी की टांगें हैं, टांगें फ्लोर पे हैं, और ये सारे लीनियर नहीं है, ये सिमुलटेनियसली एक ही वक्त में हैं। पर आई बिलीव उनकी लीनियर से मुराद ये है कि ऐसा नहीं है कि एक चीज़ से दूसरी उससे तीसरी और वो वक्त के अंदर, यानी कि इन टेम्पोरल सेंस वो एग्जिस्ट करती हो, बल्कि वो राउंड हो सकती है कि एक दूसरी को ट्रिगर करे, दूसरी तीसरी, और उसके उन्होंने एक तस्वीर भी दिखाई। अगेन विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू आरपित साहब, आई थिंक ही सीम्स टू मिसअंडरस्टैंड कि जो एक्चुअलिटी और पोटेंशियलिटी का आर्गूमेंट है वो क्या है। ये बहुत से एथियस्ट आर्गूमेंट देते हैं इस तरह का कि जैसे घड़ी के कॉग्स होते हैं, आपने देखे होंगे कि वो गरारियाँ होती हैं, एक चलती है तो साथ कई और चल रही होती हैं, तो किसने किसको कॉज किया। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बट हियर इज़ अ प्रॉब्लम। किसी वक्त ये गरारियाँ इस ऑर्डर में नहीं थी, तो वो कौन था जो इनको इस ऑर्डर में लेके आया? या ये जो एक सिक्लिक मोशन दिखाया अर्पित भाई ने कि ये इसको कॉज करेगी, इसको, व्हाट इज़ द एविडेंस कि ये हमेशा से ऐसा ही था? व्हाट इज़ द साइंटिफिक एविडेंस कि ये हमेशा से ऐसा ही था? एन आंसर इज़ नथिंग। तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियली ये इस ऑर्डर में आ सकते थे, पोटेंशियली, बट कोई था जिसने इस पोटेंशियल को एक्चुअलिटी में कन्फिगर किया। दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो कौन है। कांट बी एन एक्सीडेंट, साइंटिफिकली स्पीकिंग कैन नॉट बी एन एक्सीडेंट। खैर, सिक्लिक यूनिवर्सेस की यहां पे बात स्टार्ट हो गई थी, इनका वो हिस्सा सुनते हैं। इस आइडिया को साइक्लिक यूनिवर्स कहते हैं। यानी यूनिवर्स पैदा होता है, कुछ टाइम सस्टेन करता है, और फिर दोबारा से सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठा होती है, और फिर दोबारा से बिग बैंग, और ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है। साइक्लिक यूनिवर्स के कई मॉडल्स फिजिक्स में प्रपोज किए जा चुके हैं। अब यहाँ पर कोई कह सकता है कि ये साइक्लिक यूनिवर्स भी तो कहीं से आया होगा, किसी ने तो बनाया होगा। तो भाई, जैसे गॉड को किसी ने नहीं बनाया, वो हमेशा से था, हमेशा से रहेगा, वैसे ही साइक्लिक यूनिवर्स हमेशा से क्यों नहीं हो सकता? फिजिक्स तो कहती भी है एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, ये हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। वेल, सीरियस प्रॉब्लम्स हियर। क्या आपके नज़दीक तो हमारा ये अकीदा है कि खुदा हमेशा से था, तो फिर वो जो साइक्लिक मोशन ऑफ यूनिवर्स है वो क्यों नहीं हो सकता? तो हमारे बिलीफ सिस्टम के सामने आपका बिलीफ सिस्टम है फिर। व्हाट इज द साइंटिफिक एविडेंस ऑफ दैट? आंसर इज नथिंग, नन व्हाट्सोएवर। ना उसके पीछे साइंस है, ना उसके पीछे एम्पिरिसिज्म है, ना उसके पीछे लॉजिक है। तो मुफ्ती साहब ने तो फिर कम से कम लॉजिक वाली बात की थी। आप तो तीनों चीज़ों को ही आप यहाँ पे छोड़ गए हैं। प्योर एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है, मल्टीवर्स जो हैं उनका, या जो सिक्लिक मॉडल है डॉक्टर रॉजर पेनरोज का। श्योर, बट नन ऑफ दैट इज साइंटिफिकली सपोर्टेड बाय द एक्चुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ साइंस, यानी कि फॉल्सिफाइबिलिटी। क्या इसको हम फॉल्सिफाई कर सकते हैं? आंसर इज नो। अगर नहीं कर सकते हैं तो देयर इज नो साइंस। अब अगर आप साइंस से नीचे आ रहे हैं, क्योंकि हमें तो अब वैसे ही बुरा आदमी समझते हैं कि यू आर द पीपल ऑफ एविडेंस, वी आर पीपल ऑफ बिलीफ, बट ऑल ऑफ सडन पीपल ऑफ एविडेंस हमारी लाइन में खड़े हो गए हैं। पीपल ऑफ बिलीफ यानी कि मजरूह लिख रहे हैं, वो अहले जफा का नाम हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह, मैं भी और अमृत भाई भी। ऑल ऑफ सडन पीपल ऑफ एविडेंस आर नो लॉन्गर पीपल ऑफ एविडेंस। पर प्रॉब्लम इज मच डीपर दैन दैट। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये कहा कि फिजिक्स हमें ये बताती है कि जो एनर्जी है उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आई डोंट नो किस फिजिक्स ने ये बात कही है। ये अवामी बातें विकीपीडिया लेवल की होती हैं, लेकिन सीरियस डिस्कशन, सीरियस डिस्कोर्सेज जो साइंस के होते हैं उसमें ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि इन सर्टन कंडीशंस यस वी कैन से दैट कि कुछ ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो हमें ये बात बताती हैं, लेकिन उसके ऑपोजिट भी डेटा उतना ही ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे अगर हम आइंस्टाइन का जो रिलेटिविस्टिक फ्रेमवर्क है उसको अगर हम सामने रखते हैं, तो फिर ये बात इस तरह से नहीं रहती है, बिकॉज देर आर सम ह्यूज प्रॉब्लम्स। यूनिवर्स की जो एक्सपेंशन है फॉर एग्जांपल, दैट इज़ ए ह्यूज प्रॉब्लम, क्योंकि अगर हमेशा से एनर्जी उतनी ही है और नई एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, तो फिर लेट अस से कि जो यूनिवर्स है ये एक्सपैंड कर रहा है, जो कि कर रहा है, उसका मैटर भी साथ एक्सपैंड कर रहा है, और अगर जो वॉल्यूम एनर्जी का है वो प्रोपोर्शनेट है, देन इट हैज़ टू मीन कि एनर्जी भी क्रिएट हो रही है, नई बन रही है, उस यूनिवर्स में फैल रही है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो इनएफेबल टर्म्स क्रिएट की गई हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। इनएफेबल मीन्स वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़, बट वी थिंक इट इज़। कोई सबूत नहीं है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का भी, लेकिन ये जो आइडिया है कि एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, भाई बढ़ते हुए यूनिवर्स के अंदर कहाँ से नया मैटर, कहाँ से नई एनर्जी पैदा हो रही है?
So that's not what science tells us. That probably an article on Wikipedia tells us, but that is not science. लेकिन अगर आप इस तरह की गलतियां करेंगे आप, तो फिर नतीजे जो आप निकालेंगे वो गलती होंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। और फिर हर चीज का नेसेसरी कॉज भी नहीं होता। मैक्रो लेवल पर यानी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें हर चीज कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए दिखती है, पर क्वांटम लेवल पर ऐसा नहीं है। क्वांटम फील्ड में हर समय फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं जिनका कोई कॉज नहीं होता, और इस फ्लक्चुएशंस के चलते वर्चुअल पार्टिकल्स लगातार पैदा होते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं। I don't mean to be disrespectful at all, लेकिन no sir, you're wrong. ऐसा नहीं होता। Because there is a difference between deterministic cause and probabilistic cause. ये दो अलहदा चीज़ें हैं। क्वांटम लेवल पे ऐसा नहीं होता कि चूंकि वहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक कॉज नहीं है देयरफॉर प्रोबेबिलिस्टिक कॉज भी नहीं होगा। नहीं, उसका मतलब ये है कि सिर्फ डिटर्मिनिस्टिक कॉज नहीं होगी, नहीं, कॉज की नेचर चेंज हो जाती है। और वो भी एक, अगर हम मैकेनिक्स की बात करें, दूसरा मैकेनिक्स उसके भी वैसे भी उसके ऑपोजिट है। और ये भी जो मैं आपको जो बात जो कह रहा हूँ, ये भी एक, इट्स नॉट द केस के देयर इज नथिंग और अचानक से जो है वो क्वांटम फ्लक्चुएशन एंड पार्टिकल पॉप करके आ जाता है आउट ऑफ नथिंग। इट डजंट वर्क लाइक दिस। द फैक्ट कि उसके अंदर, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि हमें नहीं पता, वी डोंट नो कि ये यहाँ पे जो पार्टिकल आया होगा कहाँ से, कब आया होगा, वी डोंट नो दैट। तो हम ये कह देते हैं उसके ऊपर कि इट इज़ ऑल अनसर्टन, क्योंकि सारी एक्सपेरिमेंटल साइंस है। तो उसकी वजह से हमें ये चूंकि नहीं पता, यानी कि हम एक्यूरेटली जैसे साइंस प्रिडिक्ट करती है कि ये ऐसे होगा, क्वांटम लेवल पे हम ऐसा नहीं कर सकते। फॉर दैट रीज़न हम कहते हैं कि ये डिटर्मिनिस्टिक कॉज नहीं है, ये एक प्रोबेबिलिस्टिक कॉज है कि यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। दैट इज़ नॉट टू से कि जो लॉज हैं क्वांटम फील्ड्स के वो एग्जिस्ट नहीं करते। बाय द वे, ये जो पार्टिकल पॉप करेगा, एज अ वे ऑफ सेइंग, ऐसा नहीं कि ऐसा होता है, वो क्वांटम फील्ड्स से करेगा, यानी कि वो कंटिंजेंट है उसके ऊपर। देयरफॉर ये कहना कि वो बगैर किसी कॉज के हो जाता है, इट्स अ वेरी रफ way of explaining science, very crude way of using science. Actual science ऐसी नहीं है। But in any case, ये तो अगर हम entertain करें भी आइडिया, तो ये आइडिया फिर भी जो हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, सिर्फ उसके तहत हम ये नतीजा अखज़ करते हैं। तो we also have the Bohmian mechanics, for example. वो तो इस आइडिया को totally refute करते हैं, because their idea is कि not knowing the cause does not mean there is no cause. इंडक्शन की बेस पे आप सर्टेनिटी के साथ ये नतीजा नहीं कोई प्रोड्यूस कर सकते, पर्टिकुलरली जब बात आप कर ही रहे हैं द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो so far as the Bohmian mechanics are concerned, yes, there could be other causes that we are not aware of. By the way, उसके अंदर वो क्वांटम entanglement को भी लेके आते हैं कि there could be a cause elsewhere which is giving rise to a phenomena that occurs within the quantum fields here. लेकिन अगर इस कोज को हम यहाँ पे डिटर्मिन नहीं कर पा रहे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोज कहीं और नहीं हुआ होगा। तो सर, मेरा ये मशवरा सिर्फ अर्पित भाई को नहीं है, हमारे जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, जो साइंस के ऊपर बात करते हैं, आई थिंक दे नीड टू डिग अ बिट डीपर कि वो क्या कह रहे हैं। ये जो पॉपुलर लेवल की बातें होती हैं, इससे साइंस सर्व नहीं होती है और ना ही कोई आर्गूमेंट ठीक साबित होता है। मूव ऑन शैल वी। बिग बैंग नथिंगनेस में से नहीं निकला था, जैसा कि कुछ रिलीजियस प्रीचर्स गॉड को साबित करने के लिए दी जाने वाली आर्गुमेंट्स में बताते हैं। बिग बैंग सिंगुलैरिटी नथिंगनेस नहीं है, ना ही कोई भी साइंटिफिक थ्योरी ये कहती है कि ये नथिंगनेस में से पैदा हुई थी। और अगर बिग बैंग का रीजन क्वांटम फ्लक्चुएशंस था, तो फिर ये गॉड को रूल आउट कर देता है। फिर गॉड का यहां पर कोई भी काम नहीं है, बिकॉज फ्लक्चुएटिंग फील्ड को अगर हम फंडामेंटल रियलिटी माने, तो वो ऐसे यूनिवर्सेस को पैदा कर सकती है, और वो भी विद डिफरेंट लॉज एंड स्ट्रक्चर। एंड द एविडेंस ऑफ दैट इज एग्जैक्टली व्हाट? जस्ट अ प्रिजम्पशन कि अगर हम क्वांटम फील्ड को एक फंडामेंटल रियलिटी माने, किस बेस पे माने हैं उसको हम? एक ज़माने में हम एटम को मानते थे, बट दैट इज नॉट द केस, बिकॉज सब एटॉमिक लेवल पे हम जा चुके हैं। सो ये प्रिजम्पशन एक, और वो प्रिजम्पशन भी कोई मसला हल नहीं करती है। वी स्टिल हैव अ क्वेश्चन कि क्या ये क्वांटम फील्ड खुद को वजूद में लेके आ सकती थी? कुड इट कॉज इट्स ओन एग्जिस्टेंस? आंसर आइदर हैज टू बी येस और नो। येस विल रिक्वायर वेरी वेरी स्पेशल आंसर्स, इसलिए कि ऐसा होता नहीं है, एंड नो वुड बी परफेक्ट कॉमन सेंस, इसलिए कि कोई भी चीज़ खुद वजूद में नहीं आ सकती। आइदर वो इटर्नल है, वो एक ही हो सकती है, क्रिएटर, या
बाकी जितनी चीज़ें हैं उनके बारे में आप कहें कि ये खुद को ही वजूद में लेके आई हुई होंगी। सो अगेन सर, इट्स अ वेरी क्रूड वे ऑफ यूजिंग साइंस। सभी थ्योरीज अभी मैथमेटिकल मॉडल्स पर ही बेस्ड हैं, बट स्टिल ये रिलीजियस थ्योरीज से कहीं ज़्यादा बेटर है, बिकॉज एक तो ये कई मौजूदा प्रॉब्लम्स का हल देती हैं, साथ ही इनकी टेस्टेबिलिटी की संभावना भी खुली हुई है, जबकि रिलीजियस थ्योरीज सिर्फ हवाई तर्कों पर बेस्ड हैं जिन्हें कभी भी टेस्ट नहीं किया जा सकता। नो सर, ये बात गलत है कि मजहबी थ्योरी को आप टेस्ट नहीं कर सकते। श्योर आप टेस्ट कर सकते हैं, बट दैट इज़ राइट नाउ मेरा ये इशू नहीं है। जो आपने कहा कि ये थ्योरीज मैथमेटिकल मॉडल्स पे बेस्ड हैं लेकिन ये बेहतर हैं इसलिए कि ये फॉल्सिफाइबिलिटी के स्टैंडर्ड जो है उस पर पूरा उतरते हैं। या हाउ एग्जैक्टली, यानी कि फॉल्स आपने जो लफ्ज़ यूज़ किया है बिलीव, वो टेस्ट है। हाउ एग्जैक्टली हम टेस्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, इस दावे को कि क्वांटम फील्ड खुद को वजूद में लेके आई होगी, खुद को उसने अपनी एग्जिस्टेंस को उसने खुद कॉज किया हुआ होगा, या इस चीज़ का कि बहुत से और यूनिवर्सेस भी हैं। सो मल्टीवर्स थ्योरी में कैसे उसको मैं कर सकता हूँ। स्ट्रिंग थ्योरी मैं कैसे उसको मैं कर सकता हूँ, टेस्ट कर सकता हूँ, उसको फॉल्सिफाई कर सकता हूँ। आई कैन नॉट। दैट इज़ वाई ये हाइपोथेसिस से ज़्यादा की चीज़ें नहीं हैं, नन व्हाट्सोएवर। और रिलीजन से इनका मुकाबला नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि रिलीजन एक पूरे वे ऑफ लाइफ के ऊपर बात करता है, ये सिर्फ यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल जब मुकाबला करेंगे तो सारे फीचर्स का करेंगे। सो रिलीजन अगर ह्यूमन राइट्स की बात करेगा तो क्या क्वांटम फ्लक्चुएशन हमें बताएंगे ह्यूमन राइट्स के मुतालिक कुछ? रिलीजन अगर इकोनॉमी की बात करेगा, जैसे चैरिटी वगैरह है, या दूसरे की वेल बीइंग है, या एम्पथी है, दूसरे के बारे में बेहतर सोचना है, ह्यूमन डेवलपमेंट के सिस्टम्स क्रिएट करने हैं एंड सो फोर्थ, आई मीन कैन क्वांटम फ्लक्चुएशंस क्या इन चीज़ों पे कोई बात करते हैं? ये टोटल ही एक ऐसा टेस्ट है। मतलब मैं अब बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी लेकिन मैं जल्दी से मैं कह देता हूँ कि बात मैंने कई दफ़ा अर्ज़ की है कि आप बाबर आजम और विराट कोहली का मुकाबला करें, दैट्स अ वेरी वेरी गुड कंपैरिजन। इसलिए कि दोनों एक ही स्पोर्ट्स में, ऐसा नहीं कि एक बॉक्सिंग खेल रहा है और एक हॉकी खेल रहा है, दोनों ही क्रिकेट खेल रहे हैं। दूसरा इसलिए अच्छा मुकाबला है कि दोनों ही बैट्समैन हैं। तीसरा इसलिए अच्छा मुकाबला है कि दोनों ही टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। तीसरा इसलिए अच्छा मुकाबला है कि एक ही वक्त में खेल रहे हैं, विच मीन्स कि एक ही तरह के बॉलर्स को फेस कर रहे हैं। अब उसमें से एक आपको उठ के कहेगा जी बाबर आजम बड़ा अच्छा बैट्समैन है, कहेगा जी विराट कोहली बड़ा अच्छा बैट्समैन है। इन एनी केस नतीजे से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इट्स अ गुड टेस्ट। लेकिन विराट कोहली और फ्रिज का मुकाबला नहीं किया जा सकता, बाबर आजम और कुर्सी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। रिलीजन और साइंस का क्या मुकाबला है भाई? साइंस का मुकाबला साइंस की थ्योरी का किसी और थ्योरी से मुकाबला करें। रिलीजन इज मच डीपर, मच मोर प्रोफाउंड देन व्हाट वी कॉल साइंस, जिसकी अपनी कई प्रॉब्लम्स हैं। खैर अब हमारी वीडियो टुवर्ड्स एंड जा रही है तो वो जल्दी से एक्सप्लेन करूंगा आपके अगले क्लिप के बाद, एंड वी विल स्टॉप देन। कॉन्टिंजेंसी की प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन के लिए लास्ट में एक इटर्नल, ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल गॉड को बिठा देना प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता बल्कि उसे और उलझा देता है, क्योंकि एक ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल गॉड जो सोच समझकर कॉन्शियसली यूनिवर्स को डिजाइन करता है, वो जाहिर सी बात है अपने बनाए यूनिवर्स से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। एक्चुअली रियलिटी इसके टोटल ऑपोजिट है, इसलिए कि कॉज एंड इफेक्ट की चेन के अंदर यानी कि कंटिजेंसी की जो हम बात करते हैं, अगर इसके अंदर हम इसके पीछे कोई गॉड नहीं है, क्रिएटर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप इन्फिनिट रिग्रेस का शिकार होंगे, एंड एवरी टाइम व्हेन यू ऐड अ लेयर आप एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे। तो प्रॉब्लम हम नहीं क्रिएट करते सर, प्रॉब्लम आप क्रिएट करते हैं। खैर अब यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। एंड में उन्होंने काफ़ी लंबी बात की जिसमें उन्होंने यूनिवर्स की इवोल्यूशन की बात की और बताया कि जजीरे खुद बनते हैं, गैलेक्सीज खुद बनती हैं, एंड स्टार्स खुद बनते हैं, एंड सो फोर्थ। नो सर, आप सिर्फ ये देखते हैं कि वो बनते हैं। सो मिसाल के तौर पे कार्बन से ऑक्सीजन बनता है, श्योर आपने देखा, लेकिन वो खुद बना है, ये आपका एक मेटाफिजिकल क्लेम है जिसको साइंस नहीं कह सकते हम। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ और उस पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि इतनी बहस के बाद, भले इवोल्यूशन हो, इंसान की इवोल्यूशन के दावे हों, यूनिवर्स की इवोल्यूशन के दावे हों, सारे, ये जब कहा जाता है कि वो जो साइंस नहीं समझता ना, वो ही कहता है कि इसको खुदा ने बनाया है। व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज कि जो साइंस को समझता है उसकी मजबूरी है कि वो कहे कि खुदा ने नहीं बनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो इसलिए कि जो कंटेम्प्रेरी साइंस है ये खड़ी हुई है मेथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म पे। शायद ये बात अर्पित भाई को ना समझ हो, शायद उनको इसका इल्म ना हो। मैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो इस चीज़ को ज़रूर सीखें। और सिर्फ अर्पित नहीं, बाकी जितने भी हमारे जो लोग हैं जिस तरह के बहसें करते हैं, सब के लिए मेथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म सारी विंडोज़ क्लोज करता है किसी भी सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन की। यानी अभी आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं की है,
आपने पहले ही तय कर दिया है कि खुदा नहीं हो सकता, कोई सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती, तो जब इन्वेस्टिगेशन से पहले ही आपने तय कर दिया है कि देयर इज़ नो गॉड, तो फिर नतीजा आपको क्या मिलेगा? वेल, देयर इज़ नो गॉड। इसके ऊपर कन्फेशन ग्रेड स्टेटमेंट है रिचर्ड लेविंटन की, आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कार्ल सैगन पे। तो कार्ल सैगन की कुछ बातें ऐसी थी जिससे इम्प्लीकेशंस इस तरह से आ रही थी कि शायद कोई क्रिएटर, कोई खुदा, कोई इस तरह की बात नोट की, उन्होंने एक्सप्रेसली ऐसा कहा, बट इट वाज हेडिंग टुवर्ड्स दैट। तो उन्होंने बता दिया कि ना 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 भाई, हमारी ए प्रायरी कमिटमेंट है मटीरियलिज्म के साथ, एंड ऑलवेज रिमेंबर, खुदा को कभी भी हम इसमें नहीं आने देंगे, डिवाइन फुट की कोई जगह नहीं है। तो ये एक पूरी एक सिस्टम ऑफ बिलीफ है जिसके ऊपर साइंस खड़ी हुई है। तो जब आप ये कहते हैं कि हमें ये पता चल गया कि ये यूनिवर्स की जितनी भी एक्सपेंशन हो रही है, उसके अंदर जो लॉज हैं, उसके अंदर जो गैलेक्सीज बन रही हैं, उसके जो प्रोसेसेस हैं, ये सारे के सारे खुद बने हुए हैं, तो वो उस बिलीफ सिस्टम की वजह से आप क्लेम करते हैं। ऑब्जेक्टिव साइंस आपको कभी भी नहीं बताएगी। ऑब्जेक्टिव साइंस आपको बताएगी कि दिस इज हाउ इट वर्क्स। व्हाई डज इट वर्क लाइक दैट? नन ऑफ दैट इज साइंटिफिक, हैज एनीथिंग टू डू विद साइंस। लेकिन ये मजबूरी है उन लोगों की जो साइंस के मुरीद बन जाते हैं। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुफ्ती इस्माइल साहब ने एक कमाल का जुमला कहा था। रिलीजियन साइंस को रोकता है? नहीं रोकता। अगर रोकता है तो गलत करता है। रिलीजियन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे जावेद साहब मुब्तला हैं। ये साइंटिज्म वाले होते हैं जो उस सिस्टम ऑफ बिलीफ पे खुदा को प्रिक्लूड करके फिर जाली नतीजे, एक्सीडेंटल रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं। खुदा हाफिज।